तो बच्चे आज का टॉपिक हम लोग का है, सभी बच्चे फिर से एक बार नोट करेंगे। फिर से कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि प्रीवियस क्लास में एक टॉपिक हम आप लोग को बताए थे, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स, वैल्यूएशन ऑफ एक्साइजेबल गुड्स अंडर सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। प्रिया बताएंगी मुझे व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक गुड्स। सर स्पेसिफिक गुड्स, सबसे फर्स्ट पॉइंट यही था प्रिया, अगर आप लोग मेरा नोट्स पढ़ी होंगी। सर नोट्स भी नहीं पढ़े हैं। बच्ची आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, फिर से बताइए प्रिया। सर नोट्स अभी नहीं पढ़ पाए। और राजवी आप बताइए। सर अभी नहीं पढ़े। देखो बच्चे, अगर आप को डे टू डे स्टडी करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम फिर से इसको रिपीट करते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ एक्साइजेबल गुड्स अंडर सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। वैल्यूएशन ऑफ एक्साइजेबल गुड्स अंडर सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। बच्चे ये एक्साइजेबल गुड्स का जो वैल्यूएशन किया जाता है, इसको वैल्यू करने के लिए बेसिकली इसका मेथड्स है। क्या है? आप लोग को याद है इनिशियल स्टेज में जब हम लोग पढ़े थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो बच्चे आप लोग पढ़े होंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को कैलकुलेट करने का एक मेथड्स था ना, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। यस या नो? यस सर। ठीक उसी तरह से यहां पर भी है कि वैल्यूएशन ऑफ एक्साइजेबल गुड्स का है ना, वैल्यू करने के लिए क्या उसका वैल्यू होगा, उसको उसके लिए क्या है, स्पेशल मेथड्स है। और ये मेथड्स जो है सो इस प्रकार से है। तो उसमें आप एक्साइजेबल गुड्स के अंदर वैल्यूएशन ऑफ एक्साइजेबल गुड्स जहां लिखे, उसके जस्ट नीचे में लिखिए मेथड्स। सबसे फर्स्ट मेथड में लिखिएगा बच्चे स्पेसिफिक ड्यूटी। स्पेसिफिक ड्यूटी सेकंड में आप लिखोगे ड्यूटी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी। ड्यूटी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी। थर्ड में लिखोगे बच्चे कंपाउंड लेवी स्कीम। कंपाउंड लेवी स्कीम। LEVY लेवी, कंपाउंड लेवी स्कीम। फोर्थ में लिखोगे मैक्सिमम रिटेल प्राइस। सर एक बार मैक्सिमम
सर आपका आवाज नहीं आ रहा। तो बच्चे इसमें कितना मेथड लिखे हैं, एक बार रिपीट अगेन। फर्स्ट स्पेसिफिक ड्यूटी, दूसरा Okay, ड्यूटी प्रोडक्शन दूसरा ड्यूटी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी, Okay. तीसरा कंपाउंड लीवी स्केल, चौथा Okay. मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ओके और एक और लिखिए बच्चे, उसके नेक्स्ट में लिखिए टैरिफ वैल्यू। टैरिफ वैल्यू नेक्स्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू बच्चे हम लोग को यहां पर यह समझना है कि एक्साइजेबल गुड्स का कैसे वैल्यूएशन होता है। तो वैल्यूएशन करने के लिए आपका डिफरेंट आपका मेथड्स है। इस मेथड्स को हम लोग फॉलो करते हुए हम लोग क्या करेंगे, उसके वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट क्या है, स्पेसिफिक ड्यूटी। बच्चे सबसे फर्स्ट स्पेसिफिक ड्यूटी। अब ये क्या कर रहा है पहले समझ लीजिए, फिर हम लोग इसको नोट करेंगे। ठीक है, कह रहा है स्पेसिफिक ड्यूटी, ड्यूटी बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन ऑफ गुड्स, यानी गुड्स को स्पेसिफाई कर देता है। माने गुड्स का कैटेगरी होता है कि सभी गुड्स को हम स्पेसिफिक गुड्स के अंतर्गत नहीं रखते हैं। ठीक है, जिसमें कि आप इसमें हम लोग देखते हैं कि गुड्स का लेंथ क्या होगा। आई थिंक प्रीवियस क्लास में भी हम इस टॉपिक पर डिस्कशन किए थे, याद है आप लोगों को बच्चे? लेंथ याद है? लेंथ है, वेट है, शुगर के चीनी के बारे में, शुगर के बारे में बताए थे, सिगरेट के बारे में बताए थे, टोबैको आइटम के बारे में बताए थे बच्चे। लेंथ है। यस सर। हाँ, तो ये सब वॉल्यूम हो गया, ये क्या कहते हैं, थिकनेस हो गया, इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, हो गया, वैल्यू करते हैं। तो थोड़ा छोटा सा स्पेसिफिक, ये जो फर्स्ट है स्पेसिफिक ड्यूटी, उसमें बच्चे आप लोग लिखोगे ड्यूटी बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन ऑफ गुड्स। ड्यूटी, हाँ स्पेसिफिक ड्यूटी में लिखोगे ड्यूटी बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन ऑफ गुड्स, जिसमें आपको 3-4 पॉइंट है बच्चे। आप ABCD करके भी लिख सकते हो या एरो करके भी आप लिख सकते हो बच्चे। फर्स्ट लिखिए लेंथ। सर क्या बोले, स्पेसिफिकेशन ऑफ गुड्स? स्पेसिफिकेशन ऑफ गुड्स, उसके नीचे में पैराग्राफ चेंज करके लिखिए बच्चे। जैसे लेंथ हो गया, वेट हो गया, थिकनेस हो गया, या वॉल्यूम एटसेट्रा ETC। सर वेट के बाद क्या बताएं? थिकनेस THICKNESS, थिकनेस। फॉर एग्जाम्पल, थिकनेस के बाद सर? हाँ, फॉर एग्जाम्पल सर लेंथ, वेट, थिकनेस और वॉल्यूम। देखो बच्चे, इसमें क्या होता है कि इस मेथड में हम प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं देखते हैं। इस मेथड में जो स्पेसिफिक ड्यूटी है, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है उस वैल्यू को नहीं देखते हैं, बल्कि उसके लेंथ को देखते हैं, उसके वेट को देखते हैं, उसके थिकनेस को देखते हैं, उसके वॉल्यूम को देखते हैं, लेकिन वैल्यू को हम नहीं देखते हैं।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में लिखिए बच्चे, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ, खास करके टोबैको आइटम पर होता है, तो इन केस ऑफ सिगरेट एक्साइज ड्यूटी पेबल ऑन excise duty payable on length of the duty. यानी अगर हम इस सिगरेट का एग्जांपल लें तो उसके लेंथ को देख करके हम क्या करते हैं, ड्यूटी देते हैं। लेंथ को खरीदते हैं। या एक्साइज ड्यूटी ऑन, अगर मान लो वेट को देखना है बच्चे, तो हम शुगर को लेते हैं, चीनी को, कि एक्साइज ड्यूटी ऑन, इसको सेकंड एग्जांपल कर दीजिए बच्चे, एक्साइज ड्यूटी ऑन शुगर। तो ये अब बताओ चीनी क्या होता है बच्चे, पर क्विंटल ना, है ना। तो एक्साइज ड्यूटी ऑन शुगर पर क्विंटल पेबल या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे कि एक्साइज ड्यूटी पेबल ऑन क्या, वेट, यानी उसके वजन, दैट इज क्या, हाँ, एक्साइज ड्यूटी ऑन शुगर क्या होगा, पर क्विंटल में होगा। बेसिकली जनरली ये 100 से 200 रुपया दिया जाता है। सर इंडिया में भी शुगर को इंपोर्ट करवाया जाता है क्या बच्चे, सर? इंडिया में फिर से शुगर का बताइएगा। इंपोर्ट हो, सर इंडिया में शुगर इंपोर्ट होता है। देखो अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बच्चे, आप इस दोनों वर्ड को तो जानते हो, ठीक है ना। तो जो sir. कस्टम ड्यूटी होता है, ड्यूटी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कस्टम ड्यूटी। तो जो माल आप भारत, हाँ, आप सामान बेचोगे, आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो, और आप मान लो गुड्स को यहां से क्या करोगे, अदर कंट्री में ट्रांसफर करोगे, या अदर कंट्री से आप सामान मंगाओगे, तो आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, देना। तो ये आप बेसिकली किस पर आप दोगे, तो स्पेसिफिक, ये जो मेथड कहता है बच्चे, स्पेसिफिक ड्यूटी है ना, ये आपको जनरली इसको 4 कैटेगराइज किया गया है। अब जैसे आप देखोगे कि लेंथ क्या है, तो लेंथ के हिसाब से आप पे करोगे। पेबल ऑन हम क्लियर लिखवाए हैं कि पेबल ऑन क्या, लेंथ, पेबल ऑन क्या, वेट, पेबल ऑन थिकनेस में क्या, जैसे टेलीविजन का क्वालिटी आप देखते हो ना, क्या क्वालिटी है, क्या इसका साउंड क्वालिटी है, कितना इंच का है, तो थिकनेस का मतलब यहां पर ये हुआ। अब वॉल्यूम तो आप जानते हो। तो कहने का मतलब यहां पर ये हुआ कि स्पेसिफिक गुड्स जो है, स्पेसिफिक ड्यूटी जो है, ये प्रोडक्ट का जो है सो किस पर चार्ज होता है, तो उसके वेट पर चार्ज होता है, उसके लेंथ पर चार्ज होता है, उसके क्वालिटी पर चार्ज होता है, उसके वॉल्यूम पर चार्ज होता है। समझ में आया इस मेथड को? Yes, और sir. नोट्स हम आप लोगों को ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं, एक और हम सेंड करेंगे बच्चे आप लोगों को, ताकि और बेहतर से आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, जी सर। ओके। सेकंड क्या था कि ड्यूटी बेस्ड ऑन, सेकंड क्या था बच्चे, प्रोडक्शन कैपेसिटी। आज के सेशन में हम इसको करेंगे, दो टॉपिक को करेंगे कवर, ड्यूटी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी। बताइए अभिषेक, प्रोडक्शन आप जानते हो अभिषेक, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन? यहाँ तो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना, बताओ प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगा? सर प्रोडक्शन या प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बताइए ना।
जो भी हम लोग रॉ मटेरियल आप एग्जाम्पल से क्लियर कर सकते हैं, एग्जाम्पल भी बता सकते हैं मुझे? सोचने तो ये जो हम बोल रहे हैं वो सही भी तो होना चाहिए। तो बोल रहे हैं जो भी रॉ मटेरियल को हम लोग फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं तो ओके वो प्रोसेस को प्रोडक्शन कहते हैं अकॉर्डिंग टू मी। और जो भी हम लोग उसमें कर क्या जो भी वेस्टेज को कंट्रोल कर सके और क्वालिटी को कंट्रोल मतलब क्वालिटी भी अच्छा हो तो उसको प्रोडक्शन कैपेसिटी कहते हो। वेस्टेज आप एक वर्ड बोले हैं यहाँ पर, एबनॉर्मल वेस्टेज, वो सही है, पॉइंट ठीक है। देखो प्रोडक्शन कैपेसिटी का मतलब, अच्छा अभिषेक एक चीज मुझे बताइएगा कि अगर मान लो मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी है 10 लाख, लेकिन हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक्चुअल जो मेरा प्रोडक्शन हो रहा है वो आपको 50,000 ही हो रहा है। ध्यान से बच्चे समझिएगा आप लोग कि प्रोडक्शन कैपेसिटी जो मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, जो मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो आपको है 10 लाख यूनिट, ठीक है। लेकिन हम एक्चुअल में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो आपको 50,000 यूनिट ही कर रहे हैं, यानी कितना परसेंट? ओनली फॉर 5%। यस सर। तो इससे गवर्नमेंट को लॉस है कि नहीं है, कि प्रॉफिट है? लॉस है सर, रेवेन्यू लॉस। लॉस में भी कौन सा लॉस? रेवेन्यू लॉस है। जबकि आप कहोगे कि सर 50 आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी 10 लाख का है, आप 85,000 क्यों कर रहे हो? हम यहां पर कहेंगे कि ये मेरा जो है सो इसमें नॉर्मल आपका सिचुएशन कंडीशन है, मेरे ऊपर में ना तो कोई मेरा डिमांड उतना ज्यादा है, मैंने सब कुछ एज अ नॉर्मल केस है, फिर भी हम 85,000 प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इससे बचे क्या क्रिएट होता है? गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस होता है, ठीक है। और उसका एसीडीसी का मतलब समझते हैं आप लोग? एसीडीसी, असिस्टेंट कमिश्नर का नाम सुने हैं? डिप्टी कमिश्नर का नाम सुने हैं? यस सर। यस सर। तो बच्चे उसको रिस्पॉन्स दी जाती है कि भैया आप मुझे वेरिफिकेशन करके बताओ, है ना, आप इसको इन्वेस्टिगेशन करके मुझे बताओ। ये गवर्नमेंट कहता है, गवर्नमेंट के तरफ से ये 2 पर्सन अपॉइंट होते हैं। एसीडीसी को ये कहा जाता है कि हम आपको ये राइट दे रहे हैं, आप जाइए और वहां पर उस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का जो है सो वेरिफिकेशन कीजिए, और आप उसका जो है सो आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए और रिपोर्ट मुझे बताइए कि आखिर ये एक्चुअल जो इसका प्रोडक्शन जो हुआ ये इतना कम क्यों हुआ। क्योंकि जितना प्रोडक्शन करेगा बच्चे उतना ही वो गवर्नमेंट को क्या करेगा? टैक्स देगा। यस या नो? तो इससे गवर्नमेंट को क्या है? लॉस होता है। चलिए 1-2 लाइन बचे इसमें हम लोग लिखेंगे, नोट लिखिए। तो सपोज, अच्छा इसका सेक्शन ऊपर में लिख दीजिएगा आशुतोष, सभी बच्चे लिख दीजिएगा। ये सेक्शन है 3A, सेक्शन 3A ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट सेक्शन 3A ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। Suppose our production capacity, बच्चे नोट करना कीजिएगा इसको। सपोज आवर प्रोडक्शन कैपेसिटी टोटल 1 लाख यूनिट, सपोज आवर प्रोडक्शन कैपेसिटी टोटल कितना है? 1 लाख यूनिट, बट एक्चुअल प्रोडक्शन, but our actual production is 10,000 unit.
but our actual production is 10,000 यूनिट, ब्रैकेट में लिखिएगा, इन नॉर्मल सिचुएशन, सब कुछ नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब यहां पर क्या हुआ बच्चे? अभिजीत, नॉर्मल का मतलब यहां पर क्या हुआ? यानी ना ही मेरा डिमांड कम हुआ। नॉर्मल सिचुएशन का मतलब क्या हुआ बच्चे यहाँ पर? कि सर, ना ही normal मेरा situation- डिमांड कम हुआ। हाँ, ठीक है, और ना ही ज्यादा है डिमांड। हाँ, मतलब नॉर्मल सिचुएशन। सर बोले तो एवरेज टाइप बता रहे हैं तो। यस दीपक, कुछ बोलना चाह रहे दीपक? हाँ सर, मतलब ना ज्यादा ना कम, हाँ, एवरेज सिचुएशन। एवरेज नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल केस है। हम एबनॉर्मल केस की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कि अभी अभिषेक अभी बताया था वेस्टेज। हम एबनॉर्मल वेस्टेज की बात नहीं करेंगे, उस टॉपिक पर हम आ रहे हैं, पहले नॉर्मल केस का समझ लें। यानी हम ये कह सकते हैं सॉरी कि 90% 90 क्या हुआ? इससे गवर्नमेंट को क्या हुआ बच्चे? रेवेन्यू लॉस हुआ, हाँ या ना? कि 1 लाख मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन, मेरा कैपेसिटी जो है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है मेरा 1 लाख है, लेकिन हम जो प्रोडक्शन किए वो कितना किए बच्चे? ओके, यानी ये समझना है कि मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है, बनाने की क्षमता मेरा कितना है? 1 लाख, लेकिन हम बनाए कितना? 10,000। तो यानी 90%, यानी 10% बनाए तो कम कितना बनाए? 90%। ये समझ में आया इतना पॉइंट राजवी? यस सर। तो ये 90% जो है ना, अब इसको ये कम क्यों हुआ? तो इसके लिए क्या करता है एसी और डीसी? बच्चे इसको फुल फॉर्म लिख लीजिएगा आप लोग, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर। ये जो है समझ में आया? तो इन केस ऑफ लॉस ऑफ रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, इन केस ऑफ जो 90% लॉस हुआ है बच्चे उसके बारे में, इन केस ऑफ लॉस ऑफ रेवेन्यू टू गवर्नमेंट ड्यू टू प्रोडक्शन कैपेसिटी, ड्यू टू प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी जो 90% गवर्नमेंट को लॉस हुआ तो गवर्नमेंट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देता है? एसी को या डीसी को? दोनों में से किसी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है, और तब जा करके एसी और डीसी जो है, यानी असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, दोनों में से कोई भी वो जा करके इन्वेस्टिगेशन करते हैं। क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, और तब जा करके अपना जजमेंट वो देते हैं कि इसमें क्या रीजन हुआ। ठीक है, तो मे फिक्स द, आगे लिखिए बच्चे उसमें, ड्यू टू प्रोडक्शन कैपेसिटी मे फिक्स द प्रोडक्शन कैपेसिटी, मे फिक्स द प्रोडक्शन कैपेसिटी on inquiry or verification, on inquiry or verification, यानी जो एसी और डीसी जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, वो जाकर के इंक्वायरी करते हैं, वो जाकर के उसका वेरिफिकेशन करते हैं, और उसके बाद वो फिक्स करते हैं कि इनका क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी होनी चाहिए। सर रेवेन्यू के बाद क्या बोले? रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट
revenue to government due to production capacity, revenue to government due to production capacity may fix the, पैराग्राफ चेंज करके, may fix the production capacity on inquiry or verification. Once, आगे बच्चे लिखेंगे आप लोग। हाँ बच्चे कहां पढ़ते हम लोग? Once production capacity is fixed, once production capacity is fixed, then that production capacity shall be dimmed, मतलब मान लेना dimmed on actual production, dimmed on actual production, then that production capacity shall be dimmed on actual production for payment of excise duty. For payment of excise duty. बच्चे इस पॉइंट को एक बार सभी बच्चे पढ़ेंगे। प्रिया? यस सर। ये तो पॉइंट बच्ची समझ में आया कि एसी और डीसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि भैया जाकर के आप इंक्वायरी करो, जाकर के आप वेरिफिकेशन करो, उसके बाद फिक्स करो, है ना। तो वो कैसे फिक्स करते हैं? जब सब कुछ वो नॉर्मल देखते हैं तो ये एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो जो एक्चुअल प्रोडक्शन यानी 10,000 यूनिट जो हुआ उसी पर उसको क्या करना पड़ेगा? एक्साइज ड्यूटी पेमेंट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? यस सर। लेकिन बच्चे ये तो नॉर्मल कंडीशन के लिए था, लेकिन एक नोट और लिखोगे इसमें, इन केस ऑफ एबनॉर्मल सिचुएशन, कि मान लो मशीन ब्रेक हो गया, उसको लेबर नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो स्ट्राइक हो गया फैक्ट्री में, बहुत सारा होता है कंडीशन। तो इन केस ऑफ एबनॉर्मल सिचुएशन, proper allowance or deduction shall be given by किसके द्वारा दिया जाएगा? बताओ, बताइए बच्चे। shall be given by ACDC, हाँ, of central excise। Presently, this method is applicable. Presently, this method is applicable. Presently, this method is applicable on पान मसाला, या मेथड जो एप्लीकेबल है करंट में वो है पान मसाला, सेंटेड जर्दा। क्या बोले? पान मसाला, सेंटेड जर्दा, सर स्पेलिंग, सेंटेड जर्दा और ब्रांडेड अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको।
ब्रांडेड अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, इस तरह के प्रोडक्ट पर अभी अप्लीकेबल है। ब्रांडेड अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, तो बच्चे आज के सेशन में हम लोग वैल्यूएशन ऑफ एक्साइजेबल गुड्स पढ़े। एक्साइजेबल गुड्स में मेथड्स जो है उसका 2 हम लोग डिस्कशन किए, और बाकी जो आपको रिमेनिंग बच गया है उसको हम नेक्स्ट क्लास में इसको क्या करेंगे, समझेंगे बेहतर से। तब तक आप लोग क्या करोगे बच्चे, इसको बढ़िया से आप लोग स्टडी करोगे, पढ़ करके रखोगे, और जब हम क्वेश्चन पूछे नेक्स्ट क्लास में तो बच्चे आप लोग प्लीज आंसर दोगे, ठीक है? यस सर। ओके, Yes, sir. चलिए, ओके।